और भयानक जंग की आशंका के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल के जहाजों पर भयानक हमले शुरू कर दिए और रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने तो 2 जहाजों को गन बोट से दहलाकर पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया है। और इसके साथ ही साथ ईरान का अब अगला टारगेट खाड़ी देशों का डिजिटल नेटवर्क बनता जा रहा है। उधर ईरानी मीडिया पर्शियन गल्फ की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर के अंदर बिछी इंटरनेट केबल को लेकर अब ईरान निशाना बनाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। इधर अमेरिका और इजराइल ने रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल वाहिदी को अब अपना सबसे बड़ा टारगेट बना लिया है। ईरान में ट्रंप का युद्ध जिस कमांडर से है उसका चेहरा सामने आ गया है। नेतन्याहू को ईरान में जिस जनरल से निपटना है उसका पता लग गया है। ईरान का वॉर कमांडर उस धुरंधर का भी बॉस है जिसके लिए खूंखार कुद्स लड़ा के मर मिटते हैं। ये नाम है मेजर जनरल अहमद वहीदी। उनका ओहदा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बॉस का है। वो अमेरिका इजराइल युद्ध के वॉर कमांडर के तौर पर कुख्यात हो गए हैं, जिसने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रखी है, जिसने नेतन्याहू की टेंशन दोगुनी कर दी है, जिसने खाड़ी देशों की वजीहत कर डाली है, जिसने अमेरिका से समझौता नहीं युद्ध को चुना। ये वही कमांडर है, ईरान का सुपर लड़ाका अहमद वहीदी। इसी के इशारे पर यह युद्ध दोबारा शुरू हुआ है। कमांडर वहीदी ने इस्लामाबाद में जनरल मुनीर को राह ताकने पर मजबूर कर दिया। कमांडर वहीदी ने ट्रंप को सीज फायर बढ़ाने के लिए बेबस किया है। कमांडर वहीदी तय कर रहे हैं कि जंग कहां तक की जाएगी। उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को खदेड़ भगाने तक हमला होगा। वहीदी ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज में जो आए उसे तबाह करना है। ट्रंप के नए डील ऑफर के बाद भी कमांडर वहीदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इस वजह से हॉर्मुज तेल गलियारे में ईरान ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के मुताबिक 22 अप्रैल को हॉर्मुज में ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान ने ओमान तट पर एक जहाज को गनबोट से धुआं कर दिया। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हॉर्मुज से ट्रंप नाकाबंदी हटाएं, ईरान की बनाई शर्तों पर हामी भरें, फिर ईरान समझौते पर सोचेगा। अगर इस बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो फिर बदला किस तरह से लिया जाएगा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای مکرر رئیس جمهور امریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست این کشور با تأکید بر آمادگی کامل هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज में ईरान पूरी तरह से हावी है। ईरान के लड़ाकों ने हॉर्मुज में जिन 2 जहाजों को जब्त किया उसकी डिटेल भी रिलीज की है। साथ ही इनको कब्जे में लेने की एनिमेशन फिल्म भी दिखाई है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बताया कि MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोनिंडास नाम के 2 जहाजों को पकड़ा गया क्योंकि इन जहाजों ने बिना जरूरी परमिट के हॉर्मुज में घुसकर सिक्योरिटी ब्रीच की है। ईरान ने आरोप लगाया कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं ओमान से 15 नॉटिकल मील दूर उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज को ईरान ने गनबोट से दहला दिया। यानी लड़ाई फिर से छिड़ गई है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के दूत अमित सईद इरावनी ने धमकी दी कि जब तक ट्रंप के जंगी जहाज ईरान के करीब मंडराते रहेंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा। Will start again? We hope so. We don't know. We are ready for that. It depends on the United States. If they broke the blockade,
I think that the next round of the negotiation will take place. इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके लगाए ब्लॉकेड से ईरान कंगाल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान आर्थिक रूप से ठहर चुका है। ईरान इसीलिए डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर ईरान ने 2 के बदले 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के ये 2 जहाज कब्जे में ले रखे हैं। एक है तोस्का और दूसरा MT तिफानी। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल के लिए पूरी तरह बैन है। मतलब ईरान और ओमान के बीच 167 किलोमीटर लंबा, 40 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज तेल गलियारा युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। कमांडर वाहिदी का प्लान ट्रंप को हॉर्मुज फ्रंट पर फंसाए रखना है, जिससे से ज्यादा समय का इस्तेमाल हथियारों को जुटाने में किया जाए। तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने यह जता दिया कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। इस बीच सीजफायर एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे भी अमेरिका की दलील सामने आई है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ट्रंप ने ईरान में अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IRGC के बड़े कमांडरों की मिलिट्री काउंसिल सब कंट्रोल कर रही है। खामनेई ऊपर जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंच के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त IRGC और उसकी मिलिट्री काउंसिल पर निर्भर है। सवाल ऐसे में ये है, क्या फैसले IRGC या जनरल अहमद वहीदी ले रहे हैं? तालिबाफ से लेकर अराकची तक सब सीज फायर पर वही रुख आगे कर रहे हैं जो वाया IRGC उन तक पहुंच रहा है। जनरल वाहिदी का दबदबा ईरान में आज से नहीं है। वो अली खामनेई के भरोसेमंद हैं। उन्हें कमांडर सुलेमानी का खास कहा जाता है। ईरान के इस वॉर कमांडर ने बड़ी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। जनरल वाहिदी इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान के गृह मंत्री थे। महमूद अहमदी नेजाद के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान वाहिदी रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। जनरल अहमद वाहिदी पहले कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। वो भी कासिम सुलेमानी की इस एलिट यूनिट के कमान संभालने के पहले की बात है। अर्जेंटीना में 1994 में हुए AMIA बम धमाके के मामले में भी इंटरपोल ने वाहिदी को वांटेड करार दिया था। जनरल वाहिदी की सोच सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मेल खाती है। वाहिदी अमेरिका और इजराइल से समझौते के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। हॉर्मुज पर उनकी बनाई शर्तें ये बता रही है कि ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक बिल तैयार किया है। संसद से मुहर लगने के बाद ईरान कानूनन तरीके से हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकेगा। ईरान के नए बिल से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और उसके करीबी देशों को होगा, जिसमें ग्रीस, UAE, सोमालीलैंड भी शामिल है। मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें हॉर्मुज को अपना हिस्सा बताया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन देशों ने जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है उनके जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देश को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी होगी। जब इजराइल पर संकट आएगा तो अमेरिका कहां चुप रहेगा? जाहिर है ट्रंप युद्ध से दूर नहीं रह सकते। कम से कम जनरल वाहिदी के वॉर कमांडर रहते, अमेरिका इजराइल को बराबर टक्कर मिलने की गारंटी दी गई है। इधर अमेरिका से बातचीत पर ईरान ने अब सबसे बड़ी शर्त रख दी है। जब तक हॉर्मुज में अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा तब तक ईरान बातचीत में शामिल ही नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहरा दिया है कि इजराइल सभी मोर्चों पर तब तक युद्ध करेगा जब तक दुश्मन सरेंडर ना कर दे। वहीं लेबनान में अब ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडर को ढेर करने का दावा किया, तो इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी बहुत तगड़े पलटवार की धमकी दे दी है। जंग नहीं रुकेगी।
नेतन्याहू ने अपने मिशन का विस्तार कर दिया है। नेतन्याहू तब भी नहीं रुके थे जब लेबनान में सीज फायर का ऐलान किया गया। अब वो ईरान के खिलाफ भी सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। לציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר. नेतन्याहू की चाल ढाल सब बदल गई है। वो जश्न के कार्यक्रम में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंच रहे हैं। ये नेतन्याहू के अंदर का डर है या युद्ध का नया संकल्प? लेबनान की जमीन आग से धधक रही है। हिजबुल्ला के सैकड़ों लड़ाके मारे जा रहे हैं और साउथ लेबनान में इजराइल ने बफर जोन बना दिया है। 40 दिन बाद ट्रंप महायुद्ध और सीज फायर के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू का इरादा एकदम क्लियर है। कामयाबी लेकिन अब भी कोसों दूर है। लेबनान में तबाही साफ साफ दिखाई दे रही है। गाजा में साइलेंट ऑपरेशन ऑन है। तुर्की नया टारगेट बन गया है। हॉर्मुज जंग के बीच सबसे बड़ी पहेली बन गई है। लेकिन इस जंग में चीन अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप जंग में उलझी हुई बातें कर रहे हैं। कभी युद्ध की बातें करते हैं, कभी पीस टॉक, कभी सीज फायर की तारीख बढ़ा देते हैं, जबकि नेतन्याहू लेबनान से लेकर तुर्की और ईरान तक महायुद्ध करने के लिए तैयार हैं। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור, וכמובן גם באנשי הטרור, שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. नेतन्याहू को लेबनान में युद्ध लड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। ईरान से जंग लड़ने से भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हमने तो ईरान से परमाणु खतरे को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो क्या वो 3 मोर्चे पर बिना रोक टोक के सबसे बड़ा युद्ध करना चाहते हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, जो आमतौर पर सूट बूट में दिखते हैं, इस बार अलग अंदाज में नजर आए। काली जैकेट, उसके अंदर साफ दिखाई दी बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने जैकेट क्यों पहनी, सवाल ये है उनका मिशन क्या है, उनका अगला टारगेट कौन है, वो कब तक युद्ध लड़ना चाहते हैं। והיום נאלצנו לצאת יחד עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית נגד מדינת הטרור בה"א הידיעה שאכן מאיימת על העולם כולו וכבר תקפה מדינות רבות, תקפה את האזרחים שלהם. नेतन्याहू जंग करने पर आमादा हैं, लेकिन ट्रंप युद्ध में पॉज चाहते हैं। उन्होंने ईरान के साथ डील करने के लिए सीज फायर तक की तारीख बढ़ा दी है। ऐसे में ट्रंप के सीज फायर वाले दावे के बाद हॉर्मुज में तनाव भी चरम पर है। ईरान की नौसेना ने नाकेबंदी पार करने वाले 3 जहाजों पर हमला कर दिया, जबकि इजराइल से संबंध रखने वाले 2 जहाजों को जब्त कर लिया। IRGC ने इन जहाजों पर नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया और बयान जारी किया। ये जहाज बिना अनुमति के काम कर रहे थे, नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی इजराइल पहले ही कई फ्रंट पर उलझा हुआ है। गाजा में अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। लेबनान में हिजबुल्ला वक्त के साथ जोरदार पलटवार कर रहा है। ट्रंप हॉर्मुज में उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू सीधे तेहरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल में उनके ही खिलाफ उनके ही देश में मोर्चा खुला हुआ है। इजरायली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ डैन हॉलुट्स ने नेतन्याहू पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इजराइल को हाईजैक कर लिया है, सरकार के रिसोर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध में नाकाम रहे हैं। डैन हॉलुट्स का यह बयान बताता है कि नेतन्याहू के खिलाफ सिस्टम के अंदर से ही बगावत की आग जलनी शुरू हो चुकी है। इजराइल की राजनीति पहले ही सड़कों पर बटी हुई है।
एक तरफ नेतन्याहू समर्थक, दूसरी तरफ युद्ध से थकी जनता। तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले परिवार पूछ रहे हैं, ये जंग कब खत्म होगी? क्या इजराइल में पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ युद्ध करेगा? और इजराइल के अंदर से उठते इन सवालों में नेतन्याहू खुद घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות. युद्ध के 3 मोर्चों पर घिरे इजराइल के लिए ये युद्ध अब गले की फांस बन गए हैं। ये सिर्फ जंग नहीं, ये ओवरलोडेड वॉर मशीन है। इतिहास गवाह है, जो देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ता है वो या तो सुपर पावर बनता है या फिर टूट जाता है। सवाल है, क्या इजराइल अपनी ताकत से ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा अटैक किया। गाजा वॉर शुरू हुई। इसके बाद मल्टी फ्रंट वॉर की शुरुआत हो गई। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। इजराइल के नॉर्दर्न फ्रंट पर जंग शुरू हो गई। अक्टूबर नवंबर 2023 और फिर मार्च 2026 में हुती ने रेड सी में शिप को टारगेट किया। यहां भी एक मोर्चा खुल गया। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पेजर ब्लास्ट हुए, हसन नसरल्लाह पर टारगेट अटैक किए। जून 2025 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू हुई। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद जंग कई मोर्चों पर खुल चुकी है।